नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की जांच जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस हमले की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कहना कि मुंबई सुरक्षित नहीं है ठीक नहीं होगा। मुंबई देश के सुरक्षित शहरों में शामिल है। इस हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई और डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ अभी खतरे से बाहर है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रिएक्शन दिया है। आपको पहले सुनवाते हैं। देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। चलिए, तो सूत्र जिस हमले के ऊपर बता रहे हैं कि हमलावर की पहचान हो चुकी है। ये घटना रात 2 बजे हुई। आधी रात को अज्ञात हमलावर घर में घुसा और वो पहले मेड से उलझा और उसके बाद सैफ अली खान जब वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हो गया। जरा इस ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम जो है वो क्या रहा है, किस तरीके से सैफ के ऊपर हमला किया गया। पूरा जो घटनाक्रम है उसमें घर में हमला सैफ अली खान का होता है और करीब 2:30 बजे के आसपास उन्हें ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया। लीलावती अस्पताल में सारा इब्राहिम खान दोनों वहां पर पहुंचे। उनकी जो मेड लीना थी वो भी वहां पर थी। जो मेड है उससे पूछताछ भी पुलिस ने की है और 15 टीमें पुलिस की जो हैं वो कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बताया ये जा रहा है कि हमलावर की पहचान हो चुकी है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस जो है वो बता रही थी कि कैसे ये जो पूरा मामला है इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। पुलिस आपको ये भी बता रही थी कि कैसे कैसे वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ने जो सैफ अली खान की जो हाउस हेल्प है लीना, उससे पूछताछ की है। लीना सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में रहती है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मेड को थाने बुलाकर वहाँ पर ले गई है और साथ ही साथ अब तक जबरन घुसपैठ का कोई सबूत मिला नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज में 2 घंटे तक कोई जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सैफ के घर के 5 कर्मचारी जो हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, उनके घर पे काम करते हैं, उनसे पूछताछ पुलिस की चल रही है। 7 जो घर के आसपास का सीसीटीवी है उसको भी खंगाला जा रहा है और उसके अलावा अब तक पुलिस ने सैफ अली खान से कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। हालांकि सुबह सुबह ही ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पे चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। हमारे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रौनक,
सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, इस वक्त सैफ अली खान के बारे में क्या जानकारी आ रही है, किस तरीके से उनका इलाज हुआ है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? और दूसरा, जांच जो है वो क्या पुलिस अभी तक, क्योंकि 12 घंटे हो गए हैं, क्यों ऐसा है कि पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है? जी देखिए, सबसे पहले सैफ अली खान की अगर सेहत की बात करें तो लीलावती अस्पताल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल सैफ अली खान की जो तबीयत है वो खतरे से बाहर है। एक दिन उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा और हो सकता है कि कल ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें छुट्टी भी जो है वो दे दी जाए। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन का जो साइड है, अगर उसकी बात करें तो फिलहाल जो 15 टीमें बनाई गई है जो कि अलग अलग एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसमें से 3 टीमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में संदिग्ध की तलाश के लिए छापेमारी करती हुई दिख रही है। जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें से प्रभा देवी, वडाला और कांदिवली इलाके में ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि कुछ लीड्स पुलिस को मिले हैं इस संदिग्ध को लेकर, क्योंकि जिस तरह के उनके टावर लोकेशन और बाकी चीज़ें सामने निकल कर आई है उसके बिना पर ये छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। और मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का ये दावा है कि अगले कुछ घंटों में इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। प्रमुखता से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में भी इस बात की पुष्टि की है कि जो व्यक्ति था वो चोरी के उद्देश्य से ही, यानी रॉबरी करने के उद्देश्य से ही घर में या उस बिल्डिंग प्रीमाइसेस में दाखिल हुआ था। सबसे पहले वहां पर उसका सामना उस मेड से हुआ। मेड ने जब चिल्ला चोट की तो उसे मारापिटी हुई और उसी दौरान सैफ अली खान हॉल में पहुंच जाते हैं और उन पर वो चाकू से हमला कर देते हैं। कुछ इस तरह की डिटेल्स अब तक पुलिस की तरफ से सामने निकल कर आई है। आगे की तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 घंटों में और इस पूरे मामले पर से पर्दा जो है वो धीरे धीरे उठ पाएगा। जी, बने रहिएगा रौनक हमारे साथ। एक इस वक्त खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध की तलाश में मुंबई पुलिस ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई के कांदिवली, वाडाला और साथ ही साथ प्रभादेवी इलाके में मुंबई पुलिस की छापेमारी जो है वो हो रही है। रौनक कुकड़े भी हमारे बारे में बता रहे थे। हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सैफ अली खान के घर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ अविनाश धर्माधिकारी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एसीपी हैं मुंबई पुलिस के। काफ़ी सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन प्रशांत, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा, सैफ के कई चाहने वाले हैं। इस तरीके से बांद्रा जैसे इलाके में जहाँ पर कई सारे फिल्मी सितारे रहते हैं, इस तरह की घटना होना आम लोगों के लिए, सैफ के फैंस के लिए और मुंबई के लोगों के लिए काफ़ी चिंता की बात है। देखिए, मुंबई जो है कई तरीकों से कई मामलों में बहुत सेफ माना जाता है और खासतौर से ये जो इलाका है बांद्रा वेस्ट में उनका घर है और ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं। मैं कहूँगा कि पूरा जमावड़ा है यहाँ फिल्म सितारों का। आप कहें तो दिलीप कुमार का भी घर यहीं पर था और उसके अलावा सैफ, आमिर, जैकी श्रॉफ, गुलजार, संजय दत्त, ये सब लोग यहीं इसी एरिया में रहते हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी पे। और जहाँ पे ये हादसा हुआ है उससे करीब 10 मिनट की दूरी पे लीलावती हॉस्पिटल है, अगर आप बाय कार जाएं तो ये पिछले कुछ वक्त से जो 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं बांद्रा में, माफ कीजिएगा, चाहे वो बाबा सिद्दीकी के हत्या का मामला हो या फिर सलमान खान के घर पे फायरिंग होने का मामला हो, तो पिछले कुछ वक्त से ये ऐसा हो गया है, ऐसा लगने लगा है लोगों की बांद्रा जो है वो सुरक्षित नहीं रहा है और उस तरह से इतने हादसे हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बहुत सारे जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग्स, उनकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कहीं पे भी बात नहीं है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हो जाती है तो सवाल बहुत सारे उठते हैं कि कमी किसकी थी, कमी क्या बिल्डिंग सिक्योरिटी की थी या ये कोई अंदरूनी मामला, अंदरूनी घर से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी। तो इस तरह के सवाल उठ जाते हैं। तो ये काफ़ी गहन सवाल इस वक्त तो उठ रहे हैं। अंदरूनी कोई मामला तो नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सीधे चलते हैं, प्रशांत बने रहिएगा हमारे साथ। धर्माधिकारी साहब, चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब सैफ अली खान को घर में ही जिस तरीके के हमले का सामना करना पड़ा है, अगर इतने हाई प्रोफाइल लोग सेफ नहीं हैं तो आम जनता के बीच में सवाल उठेगा ही कि मुंबई की पुलिस कर क्या रही है। नहीं, ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। मुंबई पुलिस काफ़ी महफूज है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आप मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के संख्या बल देख लीजिए, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई के रात को 2 बजे 3 बजे भी महिला रास्ते पे सुरक्षित घूम सकती है। ये मुंबई पुलिस का क्रेडिट है। जो आपने केसेस अभी बताए
वो केसेस में जहाँ तक अभी सैफ अली खान जी का केस है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वो क्लियर होते आ रहा है कि ये केवल चोरी के हेतु से हुआ केस है। और मेरे ख्याल से 12 घंटे के अंदर ही बम्बई पुलिस ने वो आरोपी तक पहुंच गई, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो गिरफ्त में भी आया होगा काफी सर। लेकिन बात तो यही है ना, जैसे आपने कहा कि मुंबई पुलिस का डर है, इस वजह से मुंबई सुरक्षित है। अगर डर होता तो कोई इतनी हिम्मत करता कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल उसमें घुसकर इस तरीके का हमला कर दे? मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी आरोपी के इंट्रोगेशन के बाद ही पता चला, लेकिन मुझे चांसेस उसमें ऐसा लगता है कि वो शायद आरोपी को मालूम नहीं रहेगा कि वो इतने बड़े इंसान के घर में जाके चोरी कर रहा है। ये ऐसे टाइप के चोर होते हैं जो ज्यादा करके ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, उनको ध्यान में नहीं आता है कि क्या कर रहे हो। जब उनको लत लग गई तो किसी भी हालत में उनको पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए वो किसी के हाथ घर में घुस सकते हैं, कहीं पे भी जा सके, कुछ भी कुछ भी गुनाह कर सकते हैं। तो ऐसा जिसको मालूम है कि ये सैफ अली खान का घर है, वो घर में घुसने से पहले अकेला तो लेकिन इस तरह की सोसाइटीज काफी सुरक्षित मानी जाती हैं, उनकी अपनी सुरक्षा भी होती है। तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से, तो मतलब अगर उनका कोई फैन अगर चाहे कि मैं सैफ अली खान के घर तक पहुंच जाऊं तो उसके लिए पहुंचना नामुमकिन काम है। तो कोई ना कोई घुसा होगा, सुनियोजित तरीके से रैकी करके घुसा होगा। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि मुंबई पुलिस के होते हुए अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके ऑफिस के बाहर हो जाए, सलमान खान के घर के बाहर इस तरीके से मल्टीपल फायरिंग हो जाए और सैफ अली खान पे हमला हो जाए, तो सर सवाल तो उठेगा ही। सर ऐसा है ना कि ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट वे टू प्रिवेंट एनी क्राइम इज टू डिटेक्ट दैट क्राइम। बम्बई पुलिस ने ये जितने भी केसेस आपने बताए वो काफी शॉर्ट पीरियड में डिटेक्ट किए। आरोपी के ऊपर एक मकोका के तहत और अन्य गुनाहों के तहत, अन्य कलमों के तहत कार्रवाई की है। तो बम्बई पुलिस का जो रोल है उन्होंने तो अदा किया है। ओनली प्रिवेंशन का जहां तक आप बोल सकते हैं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। बम्बई के पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, बम्बई में रात को आप घूमेंगे 2-3 बजे रास्ते पे इतनी चहल पहल रहती है। और बांद्रा जैसा एरिया में तो रात को 2 बजे भी ऐसा लगता है कि आपको रात 8-9 बज गए करके। काफी लोगों का आना जाना रहता है, फिल्म इंडस्ट्री लोगों का आना जाना रहता है। इसके बाद भी रास्ते के ऊपर तो बम्बई पुलिस ने अच्छी तरह से कंट्रोल रखा है, अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दिया है जी। ये जो मामला हुआ घर के अंदर हुआ मामला है, जो घर के अंदर का मामला बम्बई किसी भी पुलिस वाले को मालूम होने का चांसेस बहुत कम रहता है जब तक कि कोई उसको बता ना सके। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हिसाब से उसने अभी ये एक जरूर सवाल है कि वो आरोपी ने वहां पे एक्सेस किस तरह से मिला, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है। तो ऐसे में आरोपी वो बिल्डिंग के अंदर कैसा घुस गया, ये तो जरूर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। आपका हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के ये ऐलान ऐसे वक्त में कर रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही के दिनों में हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग से हिंडनबर्ग को लेकर जांच की मांग की थी। तो हिंडनबर्ग की जांच के किस तरीके से हिंडनबर्ग निशाने पर है, न्याय विभाग और यूएस SEC द्वारा जांच की जा रही है। उल्लंघनों के लिए भारतीय नियामक सेबी द्वारा जांच और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऑफशोर और ODI रूट से भारतीय सिक्योरिटीज पर शॉर्ट्स बनाए गए। कई नियामकों ने हिंडनबर्ग पर चारों ओर से शिकंजा कसा है। हिंडनबर्ग ने अभी तक सेबी के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है और अब ऐसे में हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है। ये ज़रा बता दें आपको थोड़ा और उसके बारे में। 2017 में ये एक रिसर्च फर्म के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। 2020 में वाहन स्टार्टअप निकोला कॉर्पोरेशन पर इनकी पहली रिपोर्ट आई थी। कंपनियों के खिलाफ करीब 1 दर्जन रिपोर्ट निकाली गई। रिपोर्ट्स में हेज और फंडों और निवेशकों को बेची गई। शॉर्ट्स से लाभ पाने के लिए सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जारी भी की गई। हिंडनबर्ग को बंद करने के फैसले को लेकर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने वरिष्ठ वकील और पूर्व ASG सिद्धार्थ लूथरा से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं।
हिंडनबर्ग को लेकर अब एक बार फिर खबर बड़ी है और अब कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग को बंद किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एएसजी पूर्व एएसजी सिद्धार्थ लूथरा साहब है। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, आपने भी टिप्पणी की थी, आपने गौर से उस फैसले को भी देखा। कहीं ना कहीं वो फैसला पुष्टि कर रहा है कि जो जांच की मांग हो रही थी, जिस तरह से एक मुहिम बनाई जा रही थी, कहीं ना कुछ सीधा नहीं था उस मामले में। देखिए, जब भी आप एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं या कोशिश करते हैं कि खुलासा किया जाए, तो अगर आप सच्चे हैं तो आपको मानना चाहिए कि आपको अपनी सच्चाई पेश करनी पड़ेगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश उस समय ये की थी कि जो हमारी जांच करने वाली एजेंसीज हैं उनको कहा गया कि आप जांच कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब इस समय ये एंडरसन साहब जब बंद कर रहे हैं वो संस्था को, तो एक आदमी के मन में ये सोच तो आएगा ही कि क्यों बंद किया जा रहा है। अगर आप सच्चे ही थे, अगर आप सही थे, तो आप अलग अलग एजेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिएगा, अपना कागज पेश कीजिएगा, जो देखेंगे। पर ये बंद करना मुझे लगता है सही नहीं है। जी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि जो करोड़ों निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं करोड़ों शॉर्ट सेलिंग के जरिए लाखों करोड़ों जो देश के लोग थे उनको नुकसान किया गया इसके थ्रू। देखिए, मेरा ये मानना है कि दो चीजें थी। एक तो कि अगर कोई चीज गलत है तो उसका खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ही ये गलत हैं तो आपकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो शॉर्ट सेलिंग की आपने बात की, जो निवेशकों का नुकसान हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था। और अब इस समय पे आके कहना कि हम संस्था ही बंद कर रहे हैं, ये तो थोड़ी ताज्जुब की बात है। जी, ताजुब की बात है। और सेबी ने भी नोटिस भेजा है, अब तक जवाब नहीं दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल ने ये बात उठाई थी कि उनका ये कहना है, जब भी वहां नोटिस भेजते हैं वो लोग कहते हैं कि अपने ही देश के एनजीओ से पूछिए। तो ये जो कहानी थी, कहीं ना कहीं अब इसकी पुष्टि हो रही है कि एक साजिश इसके पीछे हो सकती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता साजिश है, ये तो जो अनुसंधान करने वाली एजेंसी है ये बताएंगी। पर ये जरूर लगता है कि जो हो रहा है सही नहीं। तो ये सिद्धार्थ लूथरा साहब बता रहे हैं किस तरीके से इस ये जो घटना हुई है ये एक ताजुब पैदा करती है पूरे मामले में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। चौथी लिस्ट में 9 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम हैं। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बवाना से रविंद्र कुमार को टिकट मिला है। वजीरपुर से पूनम शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार होंगी और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर चुनाव लड़ेंगे। संगम बिहार से चंदन कुमार चौधरी को टिकट मिला है। बीजेपी ने कुल मिलाकर 70 की विधानसभा में 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एक सीट अब जेडीयू और एलजेपी को भी दी जा रही है। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर संदीप दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने संदीप दीक्षित से बातचीत की। संदीप जी, आपने नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी क्यों चुनी? कोई और कंस्टिट्यूंसी चुन सकते थे, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्यों? देखो, ऐसा था ना कि ये पिछले 5-7 साल से हम लोग जो देख रहे थे क्या हो रहा है, जो एक नाटक बन रहा था अरविंद केजरीवाल का, जिस तरीके से कांग्रेस के किए हुए कामों पे बिना लीपापोती किए भी वो अपना बनाने के कर रहे थे, तो एक था मन में कि नहीं भाई, कोई ना कोई तो ऐसा हो जो सच बताए। सरकारें आती हैं, सरकारें कुछ ना कुछ अपना काम करती है, ठीक है। हर सरकार कोशिश करती है कि पुराने सरकार की कोई उपलब्धि बताए, लेकिन खुद बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं 0 बटा सन्नाटा, और उसके ऊपर हर और चीज पर ऐसे मुस्तैदी से बैठ जाना जैसे हमने काम किया है। हम लोगों को चलो आपने बेईमान करके, भ्रष्ट करके, ईमानदार बेईमान बताकर आपने जीता, तो एक सबूत खड़ा नहीं कर पाए आप। आपने पिछले जितने तरीके की भद्दी और घटिया बातें आपने शीला जी और कांग्रेस के बारे में कही, चलो वो भी हम लोग स्वीकार करके बदला लेना चाहते हैं। नहीं, बदला नहीं सर, बात बदले के नहीं होती है, लेकिन बात ये थी कि कभी आज हमको ये पटल मिला है यहाँ खड़े होके कि हम उस सत्य को लोगों के सामने बोल पाएंगे, और जब सच आप लोगों के बारे में बोलेंगे तो असत्य का पर्दाफाश होता है। और हम तो इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि
एक नहीं, दो नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कही जिसको हम लोगों को लगता है कि किसी भी सभ्य राजनीतिक मंच में उनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो थी। कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस में? एलाइज आपके कहते हैं कि मत लड़ो, नहीं। हम केजरीवाल के साथ हैं, ऐसा कंफ्यूजन क्यों? नहीं, वो देखो, पहली चीज तो ये अलायंस कोई दिल्ली का नहीं है, ये अलायंस ऑल इंडिया लेवल का है और यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं केजरीवाल की खराब नीतियों के खिलाफ, तो उसमें कोई अलायंस की दिक्कत की बात नहीं है। आपको लगता नहीं है कि आप जितनी मजबूती से लड़ेंगे बीजेपी को उतना फायदा होगा? ना बीजेपी को फायदा होगा ना आम आदमी को। दोनों पार्टियां इस भ्रम में ना रहें कि मैं सिर्फ उनका वोट काट रहा हूं। मैं दोनों पार्टियों का वोट काट रहा हूं और दोनों पार्टियों का वोट कांग्रेस जीत रही है। समाजवादी पार्टी, शरद पवार ये सब बोल रहे हैं कि नहीं केजरीवाल के साथ हैं। होंगे, उनकी दिक्कत होगी। देखो, ये तो वो पार्टियां हैं जो आज नहीं, पहले से इनका काम रहा है कि कांग्रेस का वोट काटना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि ये लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे हम आज भी साथ रहेंगे, लेकिन नीचे नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और चौथी गारंटी की घोषणा की है। 300 यूनिट फ्री बिजली, यानी कि आम आदमी पार्टी 200 देगी तो कांग्रेस 300, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री राशन किट देने का कांग्रेस ने वादा किया है। अभी जो किट है, राशन किट, इसमें 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 5 किलो दाल और 250 ग्राम चाय पत्ती कांग्रेस पार्टी बांटेगी। साथियों, इस यात्रा के दौरान बहुत महसूस किया गया कि जहां हमारी महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और बेरोजगारी की मार झेल रही हैं, ऐसे में उनका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया था। लिहाजा हमारी ये जो चौथी गारंटी है, उस महंगाई की मार से कैसे बचा जा सके, उनको सशक्त किया जा सके, उसी को लेकर है। और उसके तहत हम जहां 500 रुपए में एक सिलेंडर हर महीने देने का काम करेंगे, वहीं इसके साथ साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि एक फ्री राशन का किट भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे हर महीने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस की दुकान अमेरिका में बंद होने जा रही है। क्या राहुल जी को हिंडनबर्ग की दुकान का ठेका मिला है? ये एक सवाल कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने दागा है। रविशंकर प्रसाद ने ये बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एकाएक देखा कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है। पता नहीं रविंदर बाबू कहाँ बैठे हैं। रविंदर बाबू, क्या हुआ? ये दुकान कांग्रेस कार्यालय नहीं, ये दुकान क्यों बंद हो गई? और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उस दिन बंद हो गई। सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की कि ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरोस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। तो दुकान तो बंद हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के मामले में। भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा इससे आगे है। टारगेट 2047 का विकसित भारत का है। इसके लिए ज़रूरी है आर्थिक प्रशासनिक सुधारों के सिलसिले में और तेज़ी लेकर आना। तो बजट से पहले एक बड़ा इंटरव्यू एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने किया है। ऐसे 2 लोगों से उन्होंने बातचीत की जिन्हें आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े शिल्पकार कह सकते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगैया और
पूर्व अध्यक्ष NK सिंह से खास बातचीत आज रात 9:27 पर। देश की अर्थव्यवस्था के दो बड़े शिल्पकार बता रहे देश को चाहिए कौन से सुधार। विकसित भारत का जो मिस्टर मोदी का लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है और किस तेजी की जरूरत है। GST का सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, पर्सनल इनकम टैक्स का भी सिंप्लीफिकेशन होने की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको किस रूप से गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के लिए कैसे हार्नेस किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा भारत को विकसित बनाने के लिए। जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होने लगेंगे तो सरकारों को जो है रिफॉर्म्स करने की विंडो बहुत लंबी मिलेगी। वित्त आयोग के पूर्व और मौजूदा अध्यक्ष से NDTV एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की खास बातचीत। जो मोदी जी का ग्रैंड विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे इलाकों में भी काफी काम होने जा रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर विकसित भारत का दर्जा हम लोगों को 2047 तक प्राप्त हम लोग कर सकें। आने वाले दिनों में क्या होगा, बजट के अलावा इसके बहुत सारे संकेत इन्होंने दे दिए हैं। रिफॉर्म कल, आज और कल सिर्फ NDTV इंडिया पर।